नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। और आज बातचीत का मुद्दा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर आज से निकल गए हैं। पहले चरण में वो 6 जिलों में जाएंगे। बेतिया के माने वाल्मीकि नगर से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा के क्या मायने हैं, इसके पहले इस यात्रा पर बहुत कुछ कहा गया है और विपक्षी पार्टियों ने बहुत जोरदार हमला बोला है। इसके पहले वो महिला संवाद यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन अचानक उसका नाम बदला गया। अब ये प्रगति यात्रा हो गई। महिला संवाद यात्रा कार्यक्रम ही खत्म कर दिया गया। अब उसका दूसरा स्वरूप जो आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन उनकी इस यात्रा के साथ साथ ही एक नई बात राजनीति में छिड़ गई है कि क्या नीतीश कुमार रिटायर होने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी की तलाश में हैं, कौन होगा नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकार के लिए पार्टी के भीतर जो जंग छिड़ी है वो किस मुकाम तक जाएगी। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। का आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी आज अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन ये महिला संवाद यात्रा को खत्म करके ये दूसरी यात्रा प्रगति यात्रा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये अगला साल वर्ष 2025 जो है वो चुनावी वर्ष है जी। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अब 24 खत्म होने में बस एक हफ्ते की देर है। 8 दिन बच गए हैं आज हम लोग जब बात कर रहे हैं। तो अब जो है वो पूरे बिहार की सियासत चुनावी रंग में रंग रही है और बड़ी तेजी से अब घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अभी देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से जो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो आप जैसा कि आप बता रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि पहले इसका नाम महिला संवाद यात्रा था, लेकिन जिस दिन यात्रा 15 तारीख को शुरू होने वाली थी उसी दिन एक नया बयान आ गया तेजस्वी का चर्चा में कि महिलाओं को मैया बहना सम्मान योजना, माई बहन मान योजना शुरू करेंगे और महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देंगे। तो अब क्या रहा, ये बात तो जदयू की तरफ से ये तो सामने नहीं आई, न सरकार की तरफ से सामने आई, लेकिन नाम बदल लिया गया। लेकिन ये हुआ कि उस यात्रा को 15 दिसंबर से टाला गया जी। उसका डेट उस दिन रोक दिया गया और फिर ये खबर आई कि अब ये प्रगति यात्रा के रूप में शुरू होगी। संवाद यात्रा, महिला संवाद यात्रा, उसका शेड्यूल बाद में तय होगा। अब वो किस रूप में आता है जैसा आप कह रहे हैं, तो वो एक आने वाली बात है। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब चुनावी वर्ष का आगाज हो चुका है तो हर सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखती है कि हमने क्या क्या कार्य किए। तो पहले जो महिला संवाद यात्रा के पीछे भी यही धारणा थी कि महिलाएं जो हैं नीतीश सरकार के, महिलाओं का विकास, महिलाओं का हित नीतीश सरकार के फोकस में रहा है। शराबबंदी भी उसी बिल्कुल। तो अब था कि महिलाओं को जो जीविका समूह, हम लोग जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बिहार में है, जीविका समूह के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत कुछ किया है। और जीविका समूह की रैली में ही उन्होंने शराबबंदी की बात कही थी। तो देखिए, प्रगति यात्रा और महिला जनसंवाद यात्रा, इसमें नाम बदल गया है लेकिन चीजें वही रहेंगी। बिल्कुल। और नीतीश कुमार की ये 16वीं यात्रा है, तो लगातार वो यात्राओं पर रहे हैं। तो उसमें जो इनका एजेंडा रहा होगा, जो इश्यूज उठाने वाले रहे होंगे या जो चीज वो कहने वाले होंगे समाज के दौरान, कमोबेश वही चीजें इसमें भी रहेंगी। महिलाओं से भी संवाद करेंगे, जैसा कि उनका जो शेड्यूल आया है उसमें यह बात है कि जीविका दीदियों से भी ये संवाद करेंगे। और योजना, अब प्रगति यात्रा नाम दिया गया है, तो जो इनकी जो चल रही जो योजनाएं हैं या जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं या जो भविष्य में योजनाएं आने वाली हैं, उनकी क्या प्रगति है, उनकी प्रगति का जायजा भी लिया जाएगा कि क्या, किस रूप में, किस स्टेज पर ये योजनाएं हैं। तो इस प्रगति यात्रा का मेन फोकस अब ये कर दिया गया है, लेकिन चीजें वो भी रहेंगे कि महिलाओं से संवाद, लोगों से संवाद, जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेना, कैसा क्या काम चल रहा है, कैसा विकास है, क्या है,
और उसमें सारे डिपार्टमेंट्स के हेड को भी शामिल किया गया है। अपने यात्रा के दौरान वो 9 विभागों के तो हेड से सीधे बात करेंगे बिल्कुल हैं। और उसके साथ साथ जो और भी जो विश्व सूत्री कार्यक्रम के हैं, जिला परिषद के हैं जनप्रतिनिधि, प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जीविका दीदी हैं, सबसे ये पूरा एक संवाद करके समझेंगे कि लोगों की क्या हमसे आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। अब देखिए, इस तरह की यात्राओं की एक खास मकसद ये भी होता है कि लोगों से फीडबैक ले करके और सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करती है, नई नीतियां लाती हैं, नई योजनाएं लाती हैं, ताकि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। और नीतीश कुमार को इन यात्राओं का बहुत लाभ मिला है और उन्होंने बहुत इम्प्लीमेंट भी किया है। बहुत लाभ मिला है, बहुत इनका कई 16वीं यात्रा जैसा आप बता रहे थे। तो जब ये लोगों से फीडबैक मिलेगा तो अपनी पार्टी को, संगठन को, सरकार को उसी हिसाब से एक फोकस किया जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो इस प्रगति यात्रा का एक मकसद ये भी है कि सरकार अपने लोगों के लिए अपनी योजनाओं का, अपने विकास की राह का एक केंद्र बिंदु, एक फोकस तय करे कि हमको लोगों के लिए क्या करना है। एक तेजस्वी यादव लगातार उनकी यात्रा, वो भी एक यात्रा कर रहे हैं और अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की यात्रा पर लगातार हमले बोल रहे हैं। उन्होंने बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया कि 225 करोड़ रुपया नीतीश कुमार की यात्रा में खर्च होना है, ये पैसा कहां से आएगा और ये किस तरह से खर्च होगा। दूसरा कि वो बार बार कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, वो जो अपनी बातें कह रहे हैं वो उनकी कही हुई बातें नहीं, उनसे कहवाया जा रहा है। और हाल ही में, माने इस यात्रा के 2 दिन पहले नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई थी, उनके कार्यक्रम रद्द किए गए थे। तो नीतीश कुमार की तबीयत और वो जो कुछ कह रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि महिला संवाद यात्रा को इसीलिए रोका गया कि महिलाओं के साथ बातचीत में कहीं वो कुछ इस तरह की बातें ना कर दें, जो तेजस्वी यादव बार बार इशारा कर रहे हैं कि बीमार हो गए हैं और कुछ बोल रहे हैं। देखिए, ये चीजें, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये समय समय पर कुछ इसके उदाहरण सामने आते रहे हैं। अभी हाल का ताजा उदाहरण है, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जब अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उस समय उनकी कलाई पर ब्रेसलेट को कुछ हिलाते सहलाते हुए देखे गए। तो ये बात मीडिया में काफी चर्चा में रहा कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस रूप में एक्ट करना चाहिए सदन में, जहाँ के न सिर्फ पूरे राज्य के जनप्रतिनिधि बल्कि लाइव वेबकास्टिंग के जरिए पूरे लोग जो हैं, जनता देख रही है। तो थोड़ा सा जो तेजस्वी का जो कहना है, तो वो बातें सत्ता के गलियारे से लेकर के और तमाम जगहों पर चर्चा रहती है, चलती रहती है कि, लेकिन अब हकीकत क्या है, ये सरकार जब तक अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं करती है, कोई खुलासा नहीं करती है, तब तक हम तो नहीं कह सकते, अटकलों पर ही चलेंगे, चर्चाओं पर ही चलेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 225 करोड़ ये जो इनकी यात्रा है, तो जिस पर कि तेजस्वी ने सवाल खड़ा किया, बिल्कुल। तो एक मायने में आप देखिए कि जैसे ये जो इनकी यात्रा चलेगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसे आज ही 781 करोड़ की योजनाओं का ये उद्घाटन, शिलान्यास ये सब करने वाले हैं। तो इन योजनाओं के दौरान हजारों करोड़ की योजनाओं को ये अलग अलग रूप में उद्घाटन, शिलान्यास सब करेंगे। लेकिन एक यात्रा पर 225 करोड़ का खर्च, विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो चर्चा में तो है, लोगों में वो एक अपना मुद्दा तो उछाल रहा है कि आखिर ऐसा क्या है भाई। हाँ, ये कहा गया कि ये चुनाव से पहले पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने की एक तरकीब है। तो देखिए क्या है कि ये इसमें अभी हमारे पास उस तरह का आपने अभी सवाल किया है, तो हम बोल रहे हैं इस पर, लेकिन इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि उनकी पिछली यात्राओं का बजट क्या था। बिल्कुल, हाँ, तब हम कंपैरिजन कर सकेंगे कि ये राशि अधिक है या कम है। लेकिन जैसा तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं, तो एक यात्रा जो कुछ दिनों की यात्रा है, सीएम जा रहे हैं और तमाम बड़ा तामझाम होगा, हजारों लोगों से मिलेंगे, जिलों के भी तैयारी रहेगी, वो भी अपना खर्च करेंगे। तो ये थोड़ा सा विपक्ष यही नहीं, अभी नहीं सवाल उठा रहा है, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, ये पूरा विपक्ष ये बाद में भी सवाल उठाएगा कि आखिर ये 225 करोड़ रुपए गए कहाँ खर्च हुए, किन मदों पर खर्च हुए। तो ये एक जवाब देना भी सरकार के लिए
चुनौती रहेगी। चलिए इस बातचीत के साथ इस बात को जोड़ लेते हैं कि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो खुद नहीं कह रहे हैं, उनसे कहवाया जा रहा है। उनके साथ कुछ लोग रहते हैं जो उनको नियंत्रित कर रहे हैं। ये चर्चा जोरों पर छिड़ी है और इसी को लेकर अब चर्चा छिड़ने लगी है कि नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे और कोई किसी दूसरे व्यक्ति को अपना उत्तराधिकार सौंप देंगे। लेकिन नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा? अभी तो हाल ही में उन्होंने संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। संजय झा सक्रिय भी दिख रहे हैं, लेकिन उसके पहले मनीष वर्मा जो एक IAS अधिकारी थे, उनको पार्टी में लाकर महासचिव बनाना और उनको बहुत सारी ताकतें देकर नीतीश कुमार ने उन्हें फील्ड में छोड़ दिया जाने के लिए। चर्चा जोरों पर हुई कि मनीष वर्मा यात्रा शुरू कर चुके हैं, ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनसे लोग मिल भी रहे हैं। कहा तो ये जा रहा कि मनीष वर्मा माने आत्मीय भाव से, आत्मीय तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों को ये बात पसंद है, क्योंकि RCP सिंह तो मिलते भी नहीं थे लोगों से। तो अब ये हुआ कि मनीष वर्मा ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो संजय झा और उमेश कुशवाहा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दो लोगों ने उनकी यात्रा को रोक दिया। क्या उनकी मनीष वर्मा की बढ़ती ताकत को देखकर कोई ईर्ष्या पार्टी के भीतर है? क्या मनीष वर्मा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने के लायक हैं, या अगर कोई उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो जदयू रहेगी भी कि नहीं? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए NDA में अभी जो घटक दल हैं उसमें जदयू और भाजपा दो मुख्य घटक दल हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हम पार्टी भी है। हो सकता है कि भविष्य में एक आध और जुड़ जाएं, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अभी जो सीन है, जो दृश्य है, राजनीतिक सियासी जो परिदृश्य है, उसमें भाजपा जो कि एक मतलब अभी सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है, ये मतलब कहिए बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है विधायकों की संख्या के लिहाज से, तो वो माइनस नीतीश किसी चुनाव की कल्पना नहीं कर सकती। ये अभी इस बात का सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं कि बिना नीतीश को साथ लिए भाजपा के लिए बिहार में सरकार बनाना, सत्ता हासिल करना, चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। और ये प्रयास भी कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं हो चुके। नीतीश का एक अपना, जैसा हम लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के बीच जाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनके लिए कई योजनाएं बनाए हैं, विकास किया है, उनका दारूबंदी की है, तो महिलाओं में उनकी एक बहुत अच्छी छवि है। इसके अलावा अति पिछड़ों में भी उनकी एक साख है। ठीक है, फिर और भी समाज है, महादलित उन्होंने बनाया था, लौकु समाज में, महादलित समाज में उनका एक अच्छा असर है, अच्छा प्रभाव है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश सरकार बिहार में जो अब तक हुआ है उसके हिसाब से एक अच्छा काम भी कर रही है। तो ऐसा, और अब जो है भाजपा इस तरह से नहीं सोच सकती है माइनस नीतीश। इस बात के लिए पुष्टि जो है, अभी उनकी सूरज कुंड में जो बैठक हुई है, उसमें भाजपा कार्य समिति की, सूरज कुंड जो कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ता है, एक टूरिस्ट स्थल है, बहुत फेमस टूरिस्ट स्थल है। वहां पर जो भाजपा की बैठक हुई है बिहार कार्य समिति के, उसमें स्पष्ट रूप से ये बात आई है कि 2025 में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। बिल्कुल, और उन्हीं के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा हो या जो दूसरे घटक दल हो, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ जदयू की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो अंदर में जो बात है उस पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, लेकिन अभी जो बात आ रही है कि उमेश कुशवाहा का बयान या जो पार्टी की जो बैठक हो रही है, संगठनात्मक बैठक, या संजय झा जो कह रहे हैं, उस सब में यही बात आ रही है कि 2025 में नीतीश ही NDA के नेता होंगे। तो अब भाजपा भी कह रही है, ये भी कह रहे हैं, और अभी कोई ऐसी बात सार्वजनिक रूप से चिराग पासवान, लोजपा के नेता, या फिर जीतन राम मांझी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आ रही है जिसमें लोग नीतीश के नेतृत्व को का विरोध कर रहे हैं या काट रहे हैं। तो इसलिए अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि गठबंधन के नेता नीतीश कुमार होंगे। अब जब रही बात उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाना, या फिर ये हो रहा है कि भाई इसी कारण वो उनको जो है उनकी जगह पर उनका कोई उत्तराधिकारी चुना जाता है, तो ये बातें चर्चा में हैं। अब जैसा कि आप बताएं कि उन्होंने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, उनको क्या अपनी सियासी विरासत, राजनीतिक विरासत उनको सौंप सकते हैं क्या? लेकिन आपको
या हमारे जो सुधी दर्शक हैं उनको पता है कि जदयू में अभी कम से कम 3-4 खड़े अलग अलग गुट हैं उसमें। हाँ, 3-4 नेता बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं जी। और उसमें है संजय झा, ललन सिंह जो कि केंद्र में मंत्री हैं, पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के, और विजय कुमार चौधरी। तो ये तीनों नेता जो हैं, जो अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी किसी एक के नाम को सामने कर देते हैं कि ये हमारे उत्तराधिकारी हुए, तो अब ये बात देखना होगा कि भविष्य में जो विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी भी एक हैं, अशोक चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, इन लोगों का क्या रिएक्शन होता है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर इन लोगों का रिएक्शन संजय झा को नेता बचा पाने की अगर नहीं रही तो जदयू के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है। ये बड़ी बात है। तो ये जदयू के अस्तित्व पर भी संकट हो सकता है कि ये लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि अभी इस तरह से कोई बात सार्वजनिक आएगी। रही बात आप मनीष वर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में, तो वो IAS अधिकारी थे, उनको फिर पार्टी में लाया गया, उनका VRS लेकर के वो पार्टी में आए, उनको प्रमुख जिम्मेदारी भी दी गई, महासचिव बनाया गया, अभी यात्रा भी कर रहे थे, नीतीश कुमार की जाति से भी हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रबल संभावना ये भी बन रही है कि क्या नीतीश कुमार अपने बाद उनको मनीष वर्मा को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं जी। तो अब ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि उमेश कुशवाहा ने पत्र जारी करके और ये यात्रा को बीच में संजय झा ने पत्र जारी करके उनकी यात्रा को बीच में रुकवा दिया, तो इसमें भी कोई बात अभी ऐसा सामने नहीं आया कि यह बात नीतीश जी की जानकारी में थी कि उनकी यात्रा रुकवाई जा रही है या नहीं थी उनकी जानकारी। बिना उनकी राय के किसी की यात्रा रुकवा कैसे सकते हैं, भी है कि नीतीश, ये भी बात है। तो मतलब अब ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के सामने तो सारे लोग नीचे ही हैं उनसे नेता में, तो अगर नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो रही है जो कि जदयू के सर्वोच्च नेता हैं, तो ये बात हुई हो कि कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति न रहे, इसलिए उनकी यात्रा को अभी पोस्टपोन कर दिया जाए, फिर बाद में जैसा वो शुरू करें। क्योंकि अभी ये नहीं आया कि आप आगे यात्रा शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, अभी फिलहाल के लिए उनकी यात्रा को रोकने की बात है। फिर एक उत्तराधिकारी, मैं थोड़ा सा जो सवाल का है उस पर एक और चीज कहना चाहूंगा कि उत्तराधिकार की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भी बात आती है। बिल्कुल, ये अलग बात है कि निशांत जो है मीडिया के सामने वो कह चुके हैं कि राजनीति में इंटरेस्ट नहीं, उनकी कोई दिलचस्पी राजनीति में नहीं है। लेकिन अगर आप क्षेत्रीय दलों, खास करके क्षेत्रीय दलों की अगर सियासत पर राजनीतिक विरासत की बात करें तो चाहे दक्षिण में करुणानिधि की विरासत हो या फिर NT रामाराव की विरासत हो या फिर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की विरासत हो या फिर लालू साहब ठाकरे की विरासत हो, तो आगे उनकी संतति ही या फिर लालू यादव हैं, चिराग पासवान हैं, तो उनके पुत्र ही उनकी सियासी विरासत को संभालते रहे हैं। ये अब तक, और इसमें किसी को कोई आश्चर्यजनक भी नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि ठीक है, जैसे बाकी क्षेत्र में पुत्र विरासत संभालता है वैसे सियासी विरासत भी संभाल रहा है। आपको लगता है निशांत ऐसा करेंगे? देखिए, अभी निशांत तो नहीं कह रहे हैं, जैसा कि वो मीडिया में बात दे दी है ना, बयान जो दिए हैं कि हम अभी, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कल को अगर पार्टी के नेता उनको समझाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसी एक नाम के सामने लाने पर उसमें पार्टी में एक रिजेंटमेंट, एक नाराजगी पैदा हो सकती है, तो उस नाराजगी से बचने के लिए हो सकता है कि इनका नाम आगे किया जाए। लेकिन ये अभी भविष्य के गर्त में है, इस पर क्या निर्णय होगा अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इधर जदयू और भाजपा दोनों नीतीश कुमार को ही अपना चेहरा मान रहे हैं राजनीति में, और उन्हीं को सामने रख करके चुनाव लड़ने की बात आ रही है। जहां तक उनकी मानसिक स्थिति की बात है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो ये थोड़ा सा देखना होगा कि आगे जदयू की और NDA की सियासत किस रूप में आगे बढ़ती है। अपने दर्शकों को ये याद दिलाते हुए कि अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने एक अखबार के कार्यक्रम में कहा था कि कौन होगा नेता ये तो विधायक दल की बैठक के बाद तय होगा, लेकिन उनके इस बयान के 4 दिन के बाद ही बीजेपी और NDA की बैठक के बाद ये तय हो गया घोषित तौर पर कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अगर बहुत खराब होती तो वो जो राजनीतिक दांव पे चलते हैं जिससे
केंद्रीय नेता भी उससे घबराते हैं, तो वो उससे थोड़ा शक लगता है कि नीतीश कुमार क्या सचमुच में इतने दिमागी तौर पर बीमार हैं कि वो अब वो राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा मनीष वर्मा को उत्तराधिकारी बनाने की छिड़ी तो नीतीश कुमार की ये आदत है और वो ऐसा करते रहे हैं। जब भी कोई बड़ा उनके वो लगता है कि उनका कद बड़ा हो रहा है, आरसीपी सिंह का पर कतरा, उन्होंने प्रशांत किशोर का पर कतरा, उन्होंने ललन सिंह का पर कतरा, तो क्या अब मनीष वर्मा का भी पर कतरा क्या आपको लग रहा है? देखिए, अगर ये मनीष वर्मा की यात्रा मुख्यमंत्री की यात्रा के बाद, प्रगति यात्रा के बाद अगर पुनः सिरे पर पटरी पर नहीं आती है, पुनः शुरू नहीं होती है, तो आपकी बात पर मतलब गौर करने लायक है जी कि कहीं वाकई उनका कद की घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। लेकिन अगर उनकी यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद फिर शुरू होती है तो फिर लगा जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल ही था, ठीक ठाक ही था, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात जो आप बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के संदर्भ में कि अमित शाह ने कहा था कि नेता बाद में तय होगा, तो ये भाजपा की परिपाटी रही है कि जैसे हरियाणा चुनाव हुआ पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी सीएम अचानक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसमें खट्टर का नाम अचानक आया। झारखंड में जब सरकार बनी भाजपा की तो रघुवर दास का नाम अचानक आया। तो पहले से महाराष्ट्र में भी कई दिनों तक मंत्रिमंडल का शपथ समारोह इसीलिए अटका रहा कि भाजपा की तरफ से नेता सीएम का नाम नहीं सामने आ रहा था। तो बिहार में भी अभी तक जैसे नीतीश के चेहरे पर भाजपा इसलिए मुखर हो जाती है कि वो उसके दल में नहीं है, लेकिन जरा भाजपा अपने दल के किसी नेता का नाम घोषित करके देख ले कि भाई चुनाव में हमारे ये चेहरा होंगे, कभी नहीं भाजपा नहीं कर पाएगी। जो उसका अब तक का जो ट्रेंड रहा है, जो रुख रहा है, उसके हिसाब से नहीं लगता है कि वो ठीक है नीतीश कुमार नेता रहेंगे सरकार के या एनडीए सरकार के, लेकिन भाजपा के नेता कौन होंगे ये इसका जरा घोषणा ऐसा कर दें। तो ये भाजपा की परिपाटी रही है कि केंद्रीय नेतृत्व के ही मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाता है और बाद में नेता भी तय किया जाता है केंद्रीय नेतृत्व के ही कहने पर, आला कमान कल्चर वहां भी आला कमान के हैं इशारे पर या कहने पर या कोई नाम प्रपोज होने पर किया जाता है। भले उसका डेमोक्रेटिक स्वरूप देने के लिए विधायक दल की बैठक बुला लीजिए या जो भी करना है आप कर लीजिए। तो चलिए, नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो गई है। उनकी पार्टी मजबूत रहेगी कि नहीं रहेगी, उनके उत्तराधिकार के लिए कोई लड़ाई है कि नहीं है, और मनीष वर्मा और निशांत जो उत्तराधिकारी के तौर पर माने उनके पुत्र की भी जो चर्चा छिड़ी है उसमें कितना दम है ये तो देखना होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, दिलचस्पी राजनीति में आम लोगों की भी बढ़ते जा रही है। और बिहार के लोग तो राजनीति जीते हैं, खाते पीते हैं। तो राजनीति के ऐसे सवालों से आप जुड़े रहिए हर रोज, और इस तरह का बातचीत आप देखते रहिए केवल लाइव बिहार पर। लाइव बिहार पर हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर जानकारी दीजिए और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।